मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ एक मदर और चाइल्ड, एक माँ और बच्चे के जो शुरू का वक्त होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद 2 साल 5 साल, ये जो शुरू के 5 साल होते हैं, इस पे जो उन दोनों की बॉन्डिंग का, उन दोनों के रिश्ते का जो असर पड़ता है, वो पूरी ज़िंदगी उसके असरात रहते हैं बच्चे की ज़िंदगी पे, उसके रिलेशनशिप्स पे, उसके आने वाली ज़िंदगी में। जो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है वो अटैचमेंट कहलाता है। कुछ लोगों की सिक्योर अटैचमेंट डेवलप होती है अपनी माँ के साथ, और कुछ लोगों की इनसिक्योर अटैचमेंट डेवलप होती है अपनी माँ के साथ। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा जो इनसिक्योर या अनहेल्दी अटैचमेंट होती है, उसका क्या असर पड़ता है एक बच्चे की, और फिर जब वो बड़ा होता है उसकी लाइफ पे। माँ की जब ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, उसका बच्चे की परवरिश पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर होता है। अगर माँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो अनहैप्पी है, उसको फेयरली, इंसाफ के साथ ट्रीट नहीं किया जाता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, परेशान रहती है, या कोई ज़हनी बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो रहा, एंग्जाइटी की बीमारी है जिसकी तशख़ीस नहीं हुई, या और साइकोटिक इलनेसेस हैं, इवन अगर इलाज हो भी रहा है तब भी बच्चे की परवरिश पे पहले सालों में, पैदाइश के बाद असरात मुरतब होते हैं। जो इनसिक्योर अटैचमेंट होती है उसमें मदर की ज़हनी सेहत दो तरह से प्ले आउट कर सकती है। नंबर 1, या तो मदर का रवैया हॉस्टाइल या इंट्रूसिव होगा, यानी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होगी बच्चे की डे टू डे अफेयर्स में, कंट्रोल करना, हर चीज़ पे नुक्ताचीनी करना, क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना, क्योंकि अपनी लाइफ जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर होती है। तो वो बच्चा, वो प्लेग्राउंड होता है, मैदान होता है जिसमें वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह हॉस्टिलिटी आ सकती है, वो गुस्सा कर सकती हैं, डांट सकती हैं, बच्चे को रिजेक्ट कर सकती हैं, जिसका बच्चे की ज़हनी सेहत पे पहले महीनों में ही, हफ्तों में असर पड़ना शुरू हो जाता है। जो दूसरा इनसिक्योर बिहेवियर नज़र आ सकता है, उसमें मदर्स विथड्रॉन हो सकती हैं, डिफेंसिव हो सकती हैं, पैसिव हो सकती हैं, यानी वो स्ट्रेस की वजह से इमोशनली अवेलेबल नहीं होती, अपने इमोशंस का इजहार नहीं करती। बच्चे की तरफ स्माइल करना, बच्चे की तरफ देखना, उसके साथ खेलना, उसकी जो भी ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करना, उसके लिए अवेलेबल होना, एक प्रोटेक्शन फराहम करना, एक सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो नहीं कर पाती। और अपनी इमोशनल नीड्स के लिए वो अपने बच्चे पे डिपेंडेंट होती कि ये मेरी नीड्स पूरा करे, चाहे बेटी हो या बेटा हो। और इसमें होता क्या, रोल रिवर्सल हो जाता है, यानी मदर जो है वो एक डिपेंडेंट पैसिव रोल में चली जाती हैं अर्ली ऑन, और एक जो बेटा है या बेटी है वो उसको मदर या फादर बनना पड़ता है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम एक मदर को एक नेगेटिव वे में देख रहे हैं, या हम ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक जो ज़हनी सेहत बच्चों की, उस पर असरात होते हैं परवरिश के, पेरेंटिंग के, जिसमें माँ और बाप दोनों का रोल है। हमने इस पे बात नहीं की कि वो माँ परेशान क्यों है, उसमें शौहर का क्या रोल है, उसमें घर वालों का क्या रोल है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छे घर में भी बच्चों की परवरिश में ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे कमी रह सकती है। हम ऐसे घर की बात नहीं कर रहे जहाँ पे अब्यूज़ वाज़े तौर पे नज़र आता है,
जहाँ पे जुल्म ज्यादती वाज़े तौर पे नज़र आती है। हम सटल वेज की बात कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट वेज की बात कर रहे हैं, जिसका हमारी सेहत पे असर हो सकता है। होता क्या है, एक बच्चा जो अपनी तमाम नीड्स के लिए अपनी मदर पे, माँ पे डिपेंडेंट है, उसकी वॉशिंग, उसकी फीडिंग, उसकी क्लीनिंग, हर चीज़, जब उसको वक्त पे वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं की जाती, माँ अवेलेबल नहीं होती, ना फिजिकली ना इमोशनली, एक डिप्रेस्ड मदर कैसे अपने बच्चे के साथ खेलेगी या रिस्पॉन्ड करेगी? वो परेशान होगी, वो तो विथड्रॉ कर जाएगी। तो उस सूरत में वो बच्चा समझता है कि मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं लाइकेबल नहीं हूँ, यानी मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई महरूमी है, मेरी माँ या मेरा बाप मुझे पसंद नहीं करते, और मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि मेरे साथ इसी तरह मुझे ट्रीट किया जाए, मुझे बुरा समझा जाए, और मैं हेल्पलेस हूँ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और जो उनकी इनर सेल्फ होती है, जो सेल्फ इमेज बनती है, वो बहुत पुअर होती है। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, इज्जत नफ्स। वो एक एहसास महरूमी के साथ बड़े होते हैं कि जैसे मेरी माँ मुझे ट्रीट करती है, ये दुनिया भी वैसी है, ये दुनिया भी हॉस्टाइल है, ये दुनिया भी आपको रिजेक्ट करेगी। आप ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने प्राइमरी केयर गिवर पे, अपनी माँ या बाप, उस पर ट्रस्ट करना नहीं सीखते। आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होती, आप एक खौफ की कैफियत में रहते हैं। बड़े होके दो रिएक्शंस हो सकते हैं, या वो लोग, जो बच्चे जिनकी ऐसे माहौल में परवरिश हुई हो, या वो विथड्रॉ कर जाते हैं, वो बिल्कुल इमोशनली शट हो जाते हैं। सुपरफिशियली वो अपनी ज़िंदगी में काम करते रहते हैं, हो सकता है पढ़ाई में बहुत सक्सेसफुल हों, अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हों, लेकिन जो इंटीमेट, जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें वो सफ़र कर रहे होते हैं, वो नहीं बना पाते, वो क्लोज ऑफ हो जाते हैं। इवन सेक्सुअल लाइफ में उनको इंटीमेट कांटेक्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरे केस में, बल्कि इसी से रिलेटेड, जब वो कुछ फील नहीं कर पाते, तो वो ऐसे बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो दोबारा से लाइवली फील करें, कोई उनको फीलिंग महसूस हो। वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी हो सकती है, वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स में जा सकते हैं, तेज ड्राइव करना, लड़ाई झगड़े करना, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा कि कोई फीलिंग उनको महसूस हो, चाहे वो फिजिकल पेन की सूरत में, ब्लड को देखने की सूरत में हो। दे डोंट वांट टू किल देमसेल्व्स। और या फिर शॉपिंग करके अपने इमोशंस को सूद करना, अपने आप को कंफर्ट देना, या खाना खा के उस सूरत में जिसको बिंज ईटिंग कहते हैं, एक्सेसिव ईटिंग कहते हैं, वो करना, ताकि वो अपनी या उन इमोशंस को बिल्कुल नम कर सकें, और या कुछ ना कुछ वो फील कर सकें, टू फील अलाइव अगेन। अब होता क्या है कि उनको हो सकता है नफ्सियाती तौर पे, जहनी तौर पे तो इन चीज़ों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो सब बातें मैंने बताई हैं, वो कॉग्निटिवली, वो साइकोलॉजिकली ये सब चीज़ें समझते हो कि हमारी पेरेंटिंग ऐसे हुई, मेरी माँ इतनी परेशान थी, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार थी, मेरे फादर इस तरह ट्रीट करते थे मेरी मदर को, उन दोनों के दरमियान एक अनहैप्पी मैरिज थी, एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप था। ये चीज़ें वो समझ रहे होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है। प्रॉब्लम क्या होती है इमोशनल रेगुलेशन में, जब वो डिफ़िकल्ट इमोशंस फील करते हैं, लाइक उनको अबैंडनमेंट फील होती है, उनको अकेले रह जाने का खौफ होता है, उनको अपना आप रियल महसूस नहीं होता, वो डिसोसिएट कर जाते हैं, या उनको शदीद एंग्जाइटी होती है, खौफ होता है, बेचैनी होती है, तो वो इन इमोशंस से डील नहीं कर पाते, इनको रेगुलेट नहीं कर पाते कि हेल्दी वे में इनसे कैसे डील करना है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में हेल्दी स्ट्रेस कोपिंग नहीं देखी होती। और उनका जो ट्रॉमा है वो फिजिकल सिम्टम्स की सूरत में सामने आ रहा होता है, वो अपनी बॉडी से अट्यून नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि मेरी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है इस ट्रॉमा को, क्योंकि ट्रॉमा बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा होता है, इमोशनल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। मैं इसके जो नफ्सियाती पहलू हैं
उसको कैसे बेहतर करना है उस पर तो मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूं, लेकिन जो इसके जिस्मानी पहलू हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने बॉडी से, अपने जिस्म से वाकफियत हासिल करें। उसमें फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें कोई भी स्पोर्ट्स, और वो कोई भी स्पोर्ट्स हो सकती है। आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, फुटबॉल खेलने का शौक है, बॉक्सिंग करने का शौक है, स्विमिंग करने का शौक है, वो आपको हेल्प करेगी ताकि आप अपनी बॉडी से इन टच हो, आपका ट्रॉमा रिलीज हो, आपकी मसल्स की जो टेंशन है वो रिलीज हो। या आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मुराकबा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। जितना माइंड रिलैक्स होगा उतनी बॉडी रिलैक्स होगी। इसके अलावा थेरेपी का, दवाई का, उसका तो अपना रोल है, उस पर मैं काफी बात कर चुका हूं।